नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 6 के इस नए वीडियो में। इससे पहले मैंने भारत के संवैधानिक विकास का 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस नए वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण अधिनियमों की चर्चा करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और साथ साथ हम लोग इस टॉपिक से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आइए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसका पहला कंटेंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि एक विस्तृत दस्तावेज, कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि अभी तक हमने आपको जितने भी अधिनियम पढ़ाए हैं भारत के संवैधानिक विकास में, उसमें सबसे बड़ा अधिनियम अगर कोई है, सबसे विस्तृत अधिनियम है, तो वो कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम है, जिसमें 321 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियां थी। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम जो है एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 क्या थी? अनुसूचियां थी। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा, सूचियों के आधार पर क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा हुआ। और 3 तरह की सूचियां बनी। कौन कौन थी? पहला था संघीय सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहा गया, ठीक है ना। इसमें कितने विषय थे? तो 59 विषय थे। मतलब जो केंद्र सरकार है, जो यूनियन है, संघीय सूची है, वो 59 विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। और दूसरा था राज्य सूची, जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं। इसमें 54 विषय थे, मतलब राज्य जो है 54 विषय पर कानून बना सकते हैं। और तीसरा था समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें 36 विषय थे। कहने का मतलब यह है कि जो समवर्ती सूची है इस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। आज भी हम लोग ये 3 तरह की सूचियां जो है भारत में देखते हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, और वहीं समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के हाथों में, जो बची हुई शक्तियां होंगी इन 3 लिस्ट के अलावा, वो किसके हाथों में होंगी? वायसराय के हाथों में। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, करंट सिचुएशन अगर आप देखें, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथों में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। तो ये चीज आप क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता। हमने आपको 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी, जिसमें हस्तांतरित विषय थे और आरक्षित विषय थे। आरक्षित विषय अंग्रेजों के हाथों में थे, जबकि हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के हाथों में थे, ठीक है। तो उसे यहां पर क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला कंटेंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि गवर्नर को राज्य विधान परिषद के मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था। तो कहने का मतलब यह हो गया कि प्रांत में जो गवर्नर होंगे अब वो अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे, वो अपने विवेक से काम नहीं कर पाएंगे, वो किसके कहने पर कार्य करेंगे? तो राज्य विधान परिषद के मंत्रियों के कहने पर कार्य करेंगे। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि यह अधिनियम 1937 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1937 में लागू हुआ। तो भारत शासन अधिनियम जो था ये बनकर तैयार हुआ 1935 में, और ये लागू कब होता है? 1937 में ये लागू होता है तथा 1939 में समाप्त कर दिया गया, है ना। 1939 में से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 1858 भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति। जब हम आपको 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ा रहे थे तो वहां हमने आपको बताया था कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या किया गया था? भारत परिषद का गठन किया गया था। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें इस भारत परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे की चर्चा को कंटिन्यू करते हैं और भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्य प्रमुख बिंदु को। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। जब हम आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम समझा रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रांत में क्या किया गया था? हस्तांतरित और आरक्षित विषय का
की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है कि केंद्र में इसकी व्यवस्था की जा रही है, संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया। ठीक है, जो कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, यानी केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था तो की गई कि केंद्र में हस्तांतरित और आरक्षित व्यवस्था होगी, परंतु लागू नहीं हुआ, परंतु यह लागू नहीं हुआ। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 11 में से 6 राज्य बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसे आप यूपी के नाम से आज जानते हैं, तथा असम में द्विसदनीय व्यवस्था, विधान परिषद तथा विधानसभा, इसकी क्या की गई, व्यवस्था की गई। आज भी आप देखते हैं कि आज जो 28 स्टेट है, 28 स्टेट में से केवल 6 स्टेट जो हैं, केवल 6 राज्य जो हैं, केवल उसी में जो है विधान परिषद है। ठीक है ना, और बाकी में क्या है, सिर्फ विधानसभा आपको देखने को मिलेगा। तो द्विसदनीय व्यवस्था केवल क्या है, 6 राज्यों में है। तो उसी तरह की व्यवस्था पहली बार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का प्रावधान, मतलब इन लोगों के लिए भी क्या किया गया, अलग अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र क्या किए गए, गठित किए गए। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग 10% को मत देने का अधिकार, मतलब 10% लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। 10% वोट देने का अधिकार पहली बार कब किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। अगला जो प्रमुख बिंदु है वो है देश की मुद्रा तथा साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना। आज जो आप आरबीआई देखते हैं, जो एक तरह से क्या करता है, जितने भी बैंक हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्थापना जो है पहली बार कब हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग पीसीएस, जिसको आप आज बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी के नाम से जानते हैं, मतलब स्टेट पीएससी के नाम से जानते हैं, तो पीसीएस और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो आज जो आप यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट के पीसीएस वगैरह देखते हैं, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर कब की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और यही आगे चलकर क्या बनेगा, अपना सुप्रीम कोर्ट बनेगा। ठीक है, हालांकि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था, आपको पता है, कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, तो इन सभी प्रमुख बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग आगे भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ अन्य बिंदु की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ अन्य बिंदु को। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए। सिंध और उड़ीसा को क्या किया गया, 2 नया प्रांत बनाया गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि वर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया। देखिए, अभी तक क्या था कि वर्मा या म्यांमार जो था वो भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, भारत की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से वर्मा को अलग कर दिया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधी प्रावधान। जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे, जिनकी आबादी कम थी, उनके हितों संबंधी रक्षा का क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया। देखिए, ये लोग प्रावधान बहुत कुछ करते थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे ये अंग्रेज लोग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिए कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति व सेवा शर्तें संबंधी प्रावधान। आज भी आप देखते हैं कि जो आर्टिकल 148 है उसके तहत क्या है, कैग का प्रावधान किया गया है, जो सरकारों का क्या करती है, जो व्यय होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उनका परीक्षण करती है, उनका जांच करती है। ठीक है, तो आज भी इसके प्रावधान है, और इससे संबंधित प्रावधान आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि संघीय रेलवे प्राधिकरण
की स्थापना, संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना रेलवे प्रशासन के लिए। तो रेलवे को चलाने के लिए क्या किया गया कि संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो इन सभी प्रमुख बिंदुओं को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अभी अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र में जो द्वैध शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो आइए इसके हम लोग विकल्प की चर्चा करते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के द्वारा, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ये ऑप्शन भी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आप और भी ध्यान में रख लीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर क्या की थी? एक टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? कि उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसी कार मिली है जिसमें बस ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, और ये किस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया था? किस अधिनियम के लिए कहा गया था? तो ये कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कहा गया था। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो आप देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है ये स्टेटमेंट। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें बस ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? तो अभी भी मैंने आपको बताया 1935 के अंतर्गत कहा गया था। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए ये कहा गया था। तो पहला ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं कि 1858 का अधिनियम, तो ये गलत है। बी में देख रहे हैं आप 1909 का अधिनियम, ये भी गलत है। सी में है आपका 1919 का अधिनियम, ये भी गलत है। और डी में क्या है यहाँ आपका 1935 का अधिनियम, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए ये जो शब्द है स्वतंत्रता, इससे आपको पता चल ही रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत को क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। ठीक है, तो इसके प्रमुख बिंदुओं की हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कि 30 जून 1948 को भारत को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। हालांकि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट इटली थे उस समय, तो उन्होंने ये घोषणा क्यों की? क्यों ये लोग भारत छोड़ना चाहते थे? इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, और जो भारतीय सैनिक थे या भारतीय जो नौसेना थे उसमें असंतोष बढ़ता जा रहा था। ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो है भारत को क्या करना चाहते थे? छोड़ना चाहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। विभाजन की योजना पेश की। ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, अपने अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। ठीक है, इस वजह से जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? विभाजन की योजना पेश की, जो ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित हुआ। तो जो ये विभाजन की योजना थी ये कब पारित हुआ ब्रिटेन की संसद में? तो 18 जुलाई 1947 को ये क्या हुआ? पारित हुआ। और इसी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यहां पर यह है कि इस अधिनियम द्वारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि देश अपना निर्णय क्या हो अब खुद से ले पाएगा। ठीक है, यानी ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई,
है ना। 15 अगस्त 1947 से क्या हो गया, भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तथा इन दो स्वतंत्र डोमिनियनों को राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग देश बन गए, ठीक है, दो अलग राज्य बन गए स्वतंत्र। और यहां पर देखिएगा कि स्वतंत्र डोमिनियन, डोमिनियन क्यों कहा गया है? देखिए, होता क्या था कि अंग्रेज किसी देश को अगर आजाद करते थे तो उसे क्या कहते थे, डोमिनियन कहते थे। कहने का मतलब यह है कि जो संप्रभुता है अभी भी क्या है, ब्रिटेन के हाथों में है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत जो है पूरी तरह से क्या हो गया, संप्रभु हो गया, ठीक है, और ये दो राष्ट्र में बढ़ गया। और यहां पर क्या था, राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। राष्ट्रमंडल आप जानते होंगे, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। जिस देश पर अंग्रेजों का कब्जा होता था वो देश जो होता था राष्ट्रमंडल के क्या होते थे, ऑटोमेटिक सदस्य होते थे। और यहां पर क्या था, आजादी मिलने के बाद राष्ट्रमंडल से जो है इन्हें अलग होने का भी क्या था, अधिकार था, ठीक है। तो इन पॉइंट को भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आइए भारत शासन अधिनियम 1947 से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं की हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ अन्य प्रमुख बिंदु को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि वायसराय पद की समाप्ति, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान राज्यों में गवर्नर जनरल का पद, अब दोनों राज्यों में क्या होगा, गवर्नर जनरल का पद होगा, ठीक है। वायसराय का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि जब तक भारतीय संविधान तैयार नहीं होता, जब तक भारतीय संविधान नहीं बना लिया जाता, तब तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। तब तक जो शासन है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलेगा, जब तक जो है भारत का जो है संविधान तैयार नहीं हो जाता है। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि दोनों डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान को अपने देश का संविधान तैयार करने, अपने देश का वे संविधान बना सकते हैं। किसी देश के संविधान को अपनाने, किसी भी देश का संविधान अपना सकते हैं। वह ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, या ब्रिटिश कानून को अगर समाप्त करना है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये भारत पाकिस्तान क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि यहां तक कि इन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। और अगर ये चाहें, ये दो देश चाहें भारत पाकिस्तान, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है इसे भी ये क्या कर सकते हैं, कानून बनाकर रद्द कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 1947 से पहले, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले भारत राज्य सचिव का पद हुआ करता था, और इस अधिनियम के तहत इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखेंगे कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों, मतलब भारत के जो देसी राजवाड़े हैं, है ना, पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति, और यहां पे भी ब्रिटिश का जो शासन है क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखेंगे, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त किया। भारत का सम्राट शब्द क्या किया, समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। इसका कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उनका भारत पर अब कोई अधिकार नहीं है। भारत अब जो है पूरी तरह से स्वतंत्र देश बन चुका है, ठीक है। तो इन सभी प्रमुख बिंदुओं को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आइए भारत शासन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ अन्य बिंदु की हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कुछ अन्य बिंदु को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। आज भी आप देखते हो कि केंद्र सरकार में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्य में जो स्टेट में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इन्हें राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। आज भी आप देखोगे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना पड़ता है, उनके परामर्श पर काम करना पड़ता है, और जो गवर्नर होते हैं उन्हें राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। अगला पॉइंट आप यहाँ पर यह देखिएगा कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें प्राप्त थी। मतलब जो उन्हें पहले प्राप्त थी सिविल सर्विसेज वाले को
ठीक है, 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले, तो वही सुविधाएं जो है इन्हें अब भी जो है क्या होगी, मिलती रहेगी। ये प्रावधान किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो ये प्रश्न है, ये पूछा गया है यूपीपीएससी 2012 में। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रश्न। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश संसद से। ठीक है, आइए हम लोग इसके विकल्प को देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है जनवरी 1947, तो ये गलत है। दूसरा जो है ऑप्शन है जून 1947, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है जुलाई 1947, ये बिल्कुल ही सही विकल्प है। और डी जो है आपका अगस्त 1947, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत के संवैधानिक विकास जो ये टॉपिक है ये समाप्त होता है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम थे उन सभी अधिनियमों की चर्चा हमने आपसे कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको एक बार शुरू से देख लें, है ना, पार्ट 1 से इसको जरूर देखें। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।